हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आपका अभी टेस्ट हुआ है, कैसा गया आप लोगों का टेस्ट। उम्मीद करता हूँ अच्छा गया होगा आपका टेस्ट। एक टॉपिक था जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, जिससे आपके शायद 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट जो होगा उसके लिए हम अच्छे से अपने सारे टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छे से उसके लिए तैयारी करेंगे। अब मेरा पॉइंट जो उसको ज़रा समझना बेटा जी। अपना जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है बेटा जी यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स पढ़े हुए आपको काफ़ी दिन हो गए, उसको रिवाइज करना है। सेकंड थिंग, उस जेनेटिक्स में आपने एनसीईआरटी के हिसाब से उसे पढ़ा, आपने बोर्ड के लेवल पे आपने उसको पढ़ लिया था, बट फॉर द कंपटीशन एग्जाम अभी कुछ टॉपिक और है जो उसमें ऐड ऑन होने वाले हैं। जैसे कि अगर आपने कोई रेफरेंस बुक देखी हो या कोई आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स देखे तो वहाँ पे कुछ और टाइप के जीन्स होते, लाइक सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेटिक, ऐसे कुछ टाइप के जीन इंट्रैक्शन होते हैं। शायद 6 से 7 ऐसे इंट्रैक्शन है जो आपने अभी नहीं पढ़े हैं, और उनके केस में आपने जो अभी तक रूल पढ़े वो वहाँ स्पेसिफिक रूल लगेंगे, वहाँ पर चीज़ें चेंज होंगी वहाँ पे। तो वो सब पढ़ाना बाकी है आप लोगों का अभी। एंड सेकेंड थिंग, जैसा कि मैंने इस टेस्ट से पहले आपके 2 टेस्ट लिए थे, और टेस्ट लेना मुझे लगता है एक वन ऑफ द सॉलिड रीजन है आप लोगों के पास में यहाँ पे अपने आप को रिवाइज करने का, और उसके थ्रू टेस्ट की सबसे बेस्ट तैयारी होगी। अगला जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में मुझे अच्छे खासे मार्क्स चाहिए आपकी क्लास से, और वो तभी आएंगे जब आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे और मैं आपके बार बार टेस्ट लूंगा। मैंने ये सोचा है कि आपकी हर वीक में, या मैं कहूँगा हर 3 to 4 डेज बाद आपकी रिपीटेड टेस्ट होंगे ही होंगे आपके जेनेटिक्स के एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। अब उसके लिए एक और चीज़ है जो चेंज हो रही है आप लोगों के लिए। मैं जूलॉजी के साथ डील नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बॉटनी से डील करूंगा। जो ह्यूमन हेल्थ डिजीज के हैं, आपको जो आगे वीडियो आएंगे वो जुनेद सर के आएंगे, क्योंकि मैं 2 टॉपिक को अगर लेके चलूंगा तो मुझे फिर रिवीजन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए, और मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे पर डे में जूलॉजी बॉटनी की वीडियो अपलोड करने, उधर 11th क्लास का भी देखना और उधर 10th को भी देखना होता है, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको जूलॉजी के वीडियो भेजूंगा जुनेद सर के, बट उसको आप अपोजिट, उसके एक अदर वे में मत लीजिएगा बातों को। जैसे ही 15 जुलाई के बाद, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर बता रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद लॉकडाउन या स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तो 15 जुलाई को जैसे स्कूल रीओपन होंगे तो उसके बाद हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आप मुझे कहोगे सर हमें ये दोबारा पढ़ना, हम उसी को शुरुआत करेंगे। यानी मतलब मैं जूलॉजी की बात कर रहा हूँ कि आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर से पढ़े, जुनेद सर से, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप सर से पढ़ोगे, एंड उन टॉपिक में आपके जो भी डाउट होंगे तो उनको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, और वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे कि मैं पहली बार पढ़ाता हूं और आप डिटेल में पढ़ाना होता है वैसे ही बातें करेंगे। ऐसा मत समझिए कि सर बाद में रिवीजन सा कराएंगे ऊपर ऊपर कर, ऐसा हो जाएगा। नहीं, हम डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को दोबारा से वहां पे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट इन द रिगार्डिंग टॉपिक, हम उन हर टॉपिक को कवर करेंगे दोबारा से आपके लिए। तो आपको एक पॉजिटिविटी के साथ में अगले टेस्ट के लिए शुरुआत करनी है आपको, और जेनेटिक्स और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं जेनेटिक्स का कल से ही रिवीजन शुरू कर रहा हूं, और साथ में ह्यूमन हेल्थ डिजीज के आपके सर की वीडियो अपलोड होंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, एंड हम इनको अच्छे से करना है, और अगला टेस्ट हमें बहुत तगड़े वाला देना है। अब आज के टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं। आपने अपना डीएनए वाला चैप्टर चला रखा था और उसमें आपका टॉपिक शुरू कर रखा था बेटा जी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपने उस टॉपिक का भी एक छोटा सा पार्ट बाकी है, तो आज का लेक्चर तो मैं उसी टॉपिक पे बना रहा हूं, बिकॉज हम यहाँ पे इस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाले टॉपिक को आज फिनिश कर देंगे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आप लोग देखोगे एनसीईआरटी बुक में कि अभी 2 टॉपिक और भी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये दोनों टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम बायोटेक को फिनिश कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में बायोटेक का यूज होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो बेटा जी आपको एक्चुअली बायोटेक में पढ़ने हैं। तो पहले मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये दोनों टॉपिक मैं आपको वापस करवाऊंगा बेटा जी। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा जो आज मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं आप लोगों का। ठीक है, चलिएगा। तो मैं एक बार पीछे से आपको अपने आप से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको एक रिवीजन सा करवा देता हूं, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए कि यस क्या बातें हैं यहाँ पे। तो देखिएगा बेटा जी, आपने टॉपिक की हेडिंग डाली थी बेटा जी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। वहां पे आपने एक वर्ड बोला था कि हमारी बॉडी में 2 तरह के जीन होते हैं, या तो जीन है बेटा लग्जरी जीन, या फिर जीन है बेटा जी हमारा वहां पे हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग जीन वो है जो 24 आवर सेल में एक्सप्रेस होते रहते हैं और लगातार कॉन्स्टेंटली वो एक्सप्रेस होकर अपने प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं।
आपने कहा था हाउसकीपिंग जीन का सेल को रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो सेल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, तो उनका एक्सप्रेशन हमेशा होता रहता है, वो कभी स्विच ऑफ नहीं होते हैं। बट एक और जीन होता है, उनका नाम होता है बच्चा लग्जरी जीन। लग्जरी जीन वो जीन है, या आप उन्हें कहते हो स्मार्ट जीन है, ये वो जीन है जिनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी तो ही एक्सप्रेस होंगे, वरना ये स्विच ऑफ रहते हैं, इनका एक्सप्रेशन वहां पे इनहिबिटेड रहता है। आपने कहा सर हम यहां पे दो वर्ड यूज करें, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, इस वर्ड का क्या मतलब है? तो मैं कहूंगा बेटा स्विच ऑन का मतलब है जीन एक्सप्रेस कर रहा है, स्विच ऑफ का मतलब जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। नाउ द पॉइंट राइज, सर जीन एक्सप्रेस कैसे करता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है सेंट्रल डॉग्मा। सर डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है और बनाता है आरएनए, और आरएनए आगे जाके बनाता है प्रोटीन। इन दैट वे एक जीन अपने आप को यहां पे एक्सप्रेस करता है। लॉजिक हो रहा है बात पे? आपने कहा सर हम प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं अलग अलग लेवल पे। प्रोकैरियोटिक सेल में हम रेगुलेट कर सकते हैं उसे टू डिफरेंट लेवल पे, दैट इज एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, एट द लेवल ऑफ द ट्रांसलेशन पे। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हम उसे रेगुलेट करते हैं चार अलग अलग लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, at the level of the post transcriptional change, at the level of the transport from nucleus to the cytoplasm, or at the level of translation। ये बातें हमने पढ़ी है। फिर मैंने आपको बताया था हमारी फिजियोलॉजी, हमारा मेटाबॉलिज्म और इन्वायरमेंट की कंडीशन बेटा जी रेगुलेट करती है जीन के एक्सप्रेशन को। आपने फिर इन जर्नल में समझा था कैसे एक जीन की एक्सप्रेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक जर्नल डायग्राम उन बातों को समझाया था, ये सब बातें आपको याद है। अब आज हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं और हम यहां पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझेंगे एक एग्जांपल लेके बेटा जी। यहां पे उस एग्जांपल का नाम है बेटा जी लैक ऑप्रोन। याद रखना बेटा जी, लास्ट टाइम भी बोर्ड में आया था क्वेश्चन और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको अच्छे समझना है लैक ऑप्रोन क्या है क्या नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी। चलिएगा मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा जी यहां पे लैक ऑप्रोन। पहले इन वर्ड्स को समझ के देखते हैं कि वर्ड होते क्या है लैक ऑप्रोन। ऑप्रोन वर्ड कहां यूज होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझ के देखते हैं। तो जरा समझिएगा बेटा जी, आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, या जब मैंने आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझाया बेटा, तो मैंने वहां पे आपको एक जनरल सी बात बताई थी। मैं उसी बात को एक बार दोबारा आपको रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा जी। आपने कहा था सर ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है, ये हमारा यहां पे स्ट्रक्चरल जीन है। इस स्ट्रक्चरल जीन से पहले बैठा होता है ऑपरेटर, इस ऑपरेटर से पहले बैठा होता है प्रमोटर, और यहां बैठा होता है बेटा जी एक जीन, उसका नाम होता है इनहिबिटरी जीन। और आप ये कहते हो ये इस इनहिबिटरी जीन का क्या बैठा है बेटा जी, प्रमोटर बैठा है। आपने कहा सर ये क्लस्टर जो जीन है इसको रेगुलेट करने वाला ये इनहिबिटरी जीन है। याद नहीं बातें बेटा जी? लास्ट देखो, अपनी वीडियो को पॉज करो और लास्ट में जो चीज समझाई थी उसको समझ के देखो, मैंने सब बातें आपको समझाई थी बेटा जी। ठीक, अब जरा सुनना वर्ड को। ऑप्रोन वर्ड क्या होता है? मैं कहूंगा यहां पे जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक नहीं है, मोर देन वन है बेटा जी। स्ट्रक्चरल जीन जो है यहां पे वो एक नहीं है, मोर देन वन है। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, ऑप्रोन इज ए अरेंजमेंट ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन that are regulated by a single operator and a single inhibitory gene। वर्ड को दोबारा बोले जरा यहां पे। मैंने कहा भाई यहां पे सपोज कीजिएगा दो या दो से ज्यादा जीन है, लाइक 3 जीन बैठे हैं, लेट अस सपोज कर लो यहां पे 3 जीन बैठे, बट उन 3 जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल ऑपरेटर है, सिंगल प्रमोटर और सिंगल ही क्या ऑपरेटर है। तो मैं कहूंगा ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ऑप्रोन। इसका मतलब अगर सोचिएगा यहां पे अगर सर 3 जीन बैठे हुए, लेट अस सपोज करके देखो यहां पे 3 जीन बैठे ए, बी एंड सी, या तो जब ये एक्सप्रेस होंगे तो तीनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे, या फिर ये तीनों जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो जरा सोच के देखो, जब ये जीन एक्सप्रेस होंगे तो उस केस में यहां पे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए के पास इंक्रीज, इसकी इंफॉर्मेशन भी है, इसकी भी इंफॉर्मेशन और इसकी इंफॉर्मेशन। तो आपने एक वर्ड यूज किया था सिस्ट्रॉन, ए डीएनए सेगमेंट दैट कोड फॉर ए पॉलीपेप्टाइड चेन। और आप सोचिएगा बेटा जी यहां तो 3 डिफरेंट चेन बन रही है, ए की भी चेन बनेगी, बी की बनेगी, 3 की बनेगी। तो इस एमआरएनए के पास जो सीक्वेंस है एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की, वो कितने जीन की सीक्वेंस है बेटा जी? आप कहोगे सर
ए सिस्टोन की भी सीक्वेंस है, बी की भी सीक्वेंस है और सी की भी सीक्वेंस है। तो मैं क्या कहूं बेटा जी, इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहां पे पॉलीसिस्टोनिक। ये बात ही समझनी है, अगर आपको समझ में आ गई तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बट यहां पे ध्यान लगा लो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, शांति भाव से मेरी बात को समझने की जरूरत है जो आपके लिए जरूरी है। समझिएगा दोबारा, मैंने कहा बेटा जी यहां पे एक नहीं एक से ज्यादा सिस्टोन बैठा है, जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक नहीं एक से ज्यादा है। मैंने एग्जांपल लिया 3 ABC करके 3 स्ट्रक्चरल जीन है बेटा जी, और इन तीनों जीन के लिए सिंगल ऑपरेटर है, सिंगल प्रमोटर है एंड सिंगल इनहिबिटरी जीन है। इसका मतलब या तो ये तीनों जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, बट अगर एक्सप्रेस होंगे तो तीनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे। अब सोचिएगा जब ये तीनों एक्सप्रेस होंगे तो भैया जी यहां पे जो एमआरएनए बनेगा उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इस ए चेन की भी होगी, इस बी की भी होगी, सी की भी होगी। और आपने एक वर्ड यूज किया था बच्चा, सिस्ट्रोन। आपने बेटा एक वर्ड यूज किया था सिस्ट्रोन। क्या था सिस्ट्रोन? आपने कहा था सर द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। द डीएनए सेगमेंट दैट कोड फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट सेगमेंट इज नोन एज सिस्ट्रोन। कहा था या नहीं कहा था? तो वैसे सुनिएगा, अब इस एमआरएनए के पास ए का भी सीक्वेंस है, बी का भी है, सी का भी। तो मैं कहूंगा भाई ये एमआरएनए आगे जाके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा तो कितनी बनाएगा? हिमांशु, ये एमआरएनए आगे जाके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा तो कितनी बनाएगा? आपने कहा सर वो इस ए को बनाएगा, बी को बनाएगा, सी को बनाएगा, मतलब वो 3 चेन को बनाएगा। और अगर 3 चेन को बनाएगा, मैं क्या कहूंगा वो कैसा है बेटा? यहां पे पॉलीसिस्टोनिक है। कैसा है? ये पॉलीसिस्टोनिक जीन है बेटा जी। आपने कहा अगर सर ये एक ही सीक्वेंस रखता, सिर्फ किसी एक किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर सीक्वेंस होती तो मैं इसे क्या बोलता? मोनोसिस्टोनिक बोलता। हाँ या ना? अरे भाई ये वर्ड पताए हैं मैंने आपको, पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, मैंने आपको जीन में पढ़ाए हैं बेटा। ये सारी बातें समझ के देखो, ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ा था उसमें ये सब बातें आपको पढ़ाई हैं बेटा जी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रही चीजें? तो इस पॉलीसिस्टोनिक को वर्ड को समझो यहां पे कि जब भी यहां पे एक्सप्रेशन होगा तो एमआरएनए जो बनेगा वो कैसा होगा बेटा? पॉलीसिस्टोनिक होगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर इसका मतलब इस तरह का अरेंजमेंट जहां पे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, ये अरेंजमेंट तो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल में जीन कैसा था बेटा जी? आपका मोनोसिस्टोनिक था, मोनोसिस्टोनिक। इसका मतलब ये जो मैं ऑप्रोन आपको पढ़ाने वाला हूं, दे आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक बात है, जरा समझिएगा वर्ड को। तो अब मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं दोबारा बेटा जिस वर्ड की। कोई पूछे आपसे ऑप्रोन क्या है? इट इज ए अरेंजमेंट of polysystonic structural gene that have single promoter, operator and रेगुलेटरी जीन। बताओ डेफिनेशन में क्या दिक्कत है? मैंने कहा इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ये वर्ड जिसको समझ में आ गया, कहानी उसको समझ में आ गई। और इस वर्ड को अगर समझना है तो मेरे भाई प्लीज 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 आप मेरा वीडियो देखिएगा जहां पे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, जहां मैंने आपको यह बताया था इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक स्प्लिट जीन होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है। मतलब जो हमारा जीन होता है उसके पास किसी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने की सीक्वेंस होती है और उसका एक सिंगल प्रमोटर, सिंगल ऑपरेटर होता है, या उसका सिंगल, आपने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, हमारे एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने वाले डीएनए की सीक्वेंस का इंडिविजुअल प्रमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है। जबकि आरएनए के केस में, सॉरी इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे जीन के लिए सिंगल
प्रमोटर बैठा होता है, क्योंकि उसके केस में एक तो इंट्रॉन भी एब्सेंट रहता है, एंड सेकंड थिंग बेटा जी यहाँ पे बहुत सारे जीनोम के लिए सिंगल क्या होता है, प्रमोटर बैठा होता है। यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था किसका जीनोम का साइज बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का या यूकैरियोटिक सेल, तो आपने आंसर दिया था सर वहां पे यूकैरियोटिक सेल के जीनोम का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। आई होप आपको चीज याद आ रही होगी। इस डेफिनेशन को समझ के देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, कि एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है जिसका एक सिंगल प्रमोटर है, ऑपरेटर रेगुलेटर जीन है, मैं कहूंगा ऐसा जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा बेटा जी, यहाँ पे ऑपरोन कहलाएगा, पहली डेफिनेशन। अब पॉइंट आता है सर आगे आपने लेक वर्ड क्यों लगाया, लेक वर्ड का क्या मतलब, मैं कहूंगा बेटा जी लेक स्टैंड फॉर लैक्टोज, लेक स्टैंड फॉर लैक्टोज। गरिमा बेटा लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड शुगर, लैक्टोज क्या है बेटा जी, इट इज ए डाइसैकेराइड शुगर, ये एक डाइसैकेराइड शुगर है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यहां पे ये जो ऑपरोन है, ये जो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, दे आर इन्वॉल्व्ड विद इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज डाइसैकेराइड शुगर। यहां पे जो अरेंजमेंट है जीन का, वो जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि बेटा जी इन्वॉल्व होने वाले हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में। तो मैंने कहा इस पूरे स्ट्रक्चरल को अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी, यहां पे लैक ऑपरोन। तो लिख देता हूं बेटा जी मैं यहां पे, अब लैक ऑपरोन का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इज ए अरेंजमेंट of polycistronic structural gene that are involved in metabolism of disaccharide lactose sugar, and these genes have single operator, promoter and रेगुलेटरी जीन। मैंने वहां खाली आपको ऑपरोन वर्ड समझाया, बट यहां मैंने लैक ऑपरोन लिखा तो मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। लैक वर्ड का मतलब है लैक्टोज, एंड लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड शुगर। तो सर यहां पे जीन का इस शुगर से क्या मतलब, मैं कहूंगा भाई शुगर का मेटाबॉलिज्म तो होगा ना, शुगर डाइजेस्ट तो होगा ना बॉडी में। तो हमने वो बातें की बेटा जी यहां पे कि भाई यहां पे वो जो पॉलीसिस्टोनिक जीन है वो जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो इन्वॉल्व होंगे विद इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज शुगर। तो मैं कहूंगा भाई ये जो अरेंजमेंट ऑफ जीन है ये सब के सब लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में यूज होंगे। तो मैं कहूंगा इस अरेंजमेंट का मैंने नाम रखा लैक ऑपरोन। मैंने इस अरेंजमेंट का नाम रखा यहां पे लैक ऑपरोन बिकॉज इट इज अरेंजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टोनिक जीन that are involved within the metabolism of the lactose sugar and that have a single promoter, operator and regulatory gene. तो मैं कहूंगा this arrangement is known as lac opron. वर्ड कनेक्ट हो रहा है बेटा जी? क्या ये वर्ड कनेक्ट हुआ आप लोगों से कि क्या है लैक ऑपरोन? हाँ कि ना? कनेक्ट हो पा रहा है आप लोगों से ये चीजें? चलें अब आगे चलिए, अब इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं यहां पे। अब लैक ऑपरोन के बारे में दो बातें आपको समझनी है, वो बातें मैं समझाऊंगा जब टॉपिक शुरू होगा, बट फिलहाल वो दो बातें समझ लेना। क्या समझ लेना बेटा जी? यहां पे लैक ऑपरोन इज ए इंड्यूसिबल ऑपरोन सिस्टम। अब इसका यूज क्या मतलब है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, क्लियर हो जाएगी बातें यहां। सेकंड बेटा जी, इट इज नेगेटिवली रेगुलेटेड। अब ये वर्ड का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
थोड़ा सा वेट कर लो, पर फिलहाल ये बातें लिख लेना, बिकॉज ये बातें हमें जब टॉपिक पढ़ेंगे तो क्लियर होंगी कि क्या क्या बातें यहाँ पे। चलें यहाँ पे, चलिएगा बेटा जी, यहाँ पे वो जीन्स क्या क्या सब बातें समझ में आ जाएगी आपको। यहाँ पे आपको थोड़ा सा भैया जी कहानी को समझना है। हेडिंग डालो अब यहाँ पे, स्विच ऑफ लैक अप्रॉन जीन अरेंजमेंट। कंडीशन आपकी ये है, या इसे आप कह सकते हो इन absence ऑफ इंड्यूसर। क्या अरेंजमेंट है उसको जरा समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जरा वर्ड को समझते हैं। मैं आपको अरेंजमेंट समझा रहा हूं। तीन जीन है बेटा, एक जीन का नाम है जड़, एक का नाम है बेटा जी वाई, एक का नाम है बेटा जी यहां पे ए। यहां मैं लिख देता हूं बेटा जी, जड़ जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये जब जड़ जीन एक्सप्रेस होगा तो ये कोड करेगा इस एंजाइम के लिए। एंजाइम का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अब पॉइंट आता है सर ये एंजाइम क्या करता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी दिस एंजाइम break the glycosidic bond and metabolize नहीं करके हम वर्ड बोलते हैं दिस एंजाइम। ओके, सिंपल सी भाषा हम लिखते हैं यहाँ पे, this enzyme convert a disaccharide lactose sugar into its monosaccharide। दीपेश और अच्छी क्या बात बोल सकते हैं, तो मैं कहूंगा और अच्छी हम ये बात बोल सकते हैं, लैक्टोज। हर्षिता बेटा हमारा एक डाइसैक्राइड शुगर है, उसको वो तोड़ेगा उसके मोनोसैक्राइड में। किसमें बेटा जी, यहां पे उसके मोनोसैक्राइड का नाम होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो जरा नाम को समझिएगा अच्छे से। आपको यहां पे 11th क्लास में अपने बायोमोलिक्यूल पढ़े थे, तो अगर आप याद कर पा रहे हो तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो मैं कहूंगा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। तो लैक्टोज इज ए डाइसैक्राइड शुगर। लैक्टोज इज ए डाइसैक्राइड शुगर दैट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज that are linked with the help of the beta 1,4 glycosidic bond। लिखो ये बातें भी। चलो इन बातों को कहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा जी, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज linked attached by लिंक ही लिखो, लिंक अच्छा वर्ड है, linked by beta 1,4 glycosidic bond to form
लैक्टोज डाइसैकराइड शुगर। तो यहां हिमांशु बेटा एक बात क्लियर होनी चाहिए कि सर लैक्टोज जो एक डाइसैकराइड शुगर है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना है, और देव उनके बीच में जो बॉन्ड है ना बेटा, वो बॉन्ड कौन सा है? यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। उस बॉन्ड को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है। और ये कौन कोड करता है? यहाँ पे जेड जीन उसके लिए कोड करता है। ठीक बात है, चलिए अपने काम की बातें करते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए थी बातें यहाँ पे, जो हमें इस टॉपिक में कहीं लिखनी है। ये तो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, अपने इस टॉपिक में कोई मतलब नहीं इन बातों का। ठीक बात, अगले वर्ड में आते हैं। सर ये वाई जीन क्या करता है? तो मैं कहूंगा बेटा जी वाई जीन कोड फॉर ए अनदर एंजाइम, कोड फॉर permease enzyme that increase permeability of lactose sugar। मतलब क्या इस बात का सोचिएगा जरा कि सर ये हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या हम एक पेटेड डिस्क के अंदर यहां पे हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, हम इकोलाई की सेल को ग्रो कर रहे हैं, और हमने मीडिया के अंदर बेटा जी लैक्टोज शुगर डाला हुआ है जो कि एक डाइसैकराइड शुगर है। अब अगर इस बैक्टीरिया को, इस लैक्टोज को डिग्रेड करना है तो सबसे पहले उसे, उस बैक्टीरिया की सेल को लैक्टोज सराउंडिंग से उठाना पड़ेगा। बट ये लैक्टोज बैक्टीरिया की सेल में नहीं जा सकता बिकॉज उसकी मेम्ब्रेन उसको लेके परमिएबल नहीं है। मैंने कहा लैक्टोज के लिए अगर बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होगी तो क्या होगा? सर लैक्टोज प्रॉपरली सेल में अंदर नहीं जा पाएगा। जब तक वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, क्या बैक्टीरिया की सेल उसको मेटाबोलाइज करके उससे एनर्जी ले पाएंगी? नहीं ले पाएगी। तो मैं कहूंगा उसे अगर अपटेक करनी है ग्लूकोज की, अपटेक करनी लैक्टोज की फ्रॉम द मीडिया, तो उसे एक ऐसा एंजाइम चाहिए, उसे एक ऐसी प्रोटीन चाहिए जो उसके अपटेक को क्या करे बेटा जी यहाँ पे इंक्रीज करे। तो मैं कहूंगा वो करने वाला कौन है बेटा जी यहाँ पे? परमेज एंजाइम है। तो मैं एक बात और लिख सकता हूं, दैट इंक्रीज द परमिबिलिटी पावर ऑफ द लैक्टोज शुगर, और दैट इंक्रीज अपटेक ऑफ लैक्टोज बाय बैक्टीरियल सेल फ्रॉम सराउंडिंग, कि सराउंडिंग से बैक्टीरिया की सेल ज्यादा अपटेक कर सके लैक्टोज को। इसमें हेल्प कौन करता है? ये वाई जीन के द्वारा बनने वाला परमेज एंजाइम करता है। दो बातें क्लियर होती है। अब आता है सर फिर ये ए क्या करता है, तो इसकी बातें कर लेते हैं। ए जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये किसके लिए कोड करते हैं? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के लिए करता है। एंड इट्स फंक्शन इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इज नॉट सो मच क्लियर। इट्स फंक्शन इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इज नॉट क्लियर। अभी हमें साफ साफ नहीं पता इसके बारे में कि ये क्या काम करता है। तो 3 जीन है यहाँ पे जेड वाई है जो लैक ऑप्रोन में बैठे हुए, और किस जीन का क्या फंक्शन है मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। तो आप इन बातों को लिख सकते हो बेटा जी आराम से। यहाँ पे जेड जीन क्या करता है चंचल? इट कोड फॉर द एंजाइम दैट इज नोन एज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। वो क्या करता है सर? ये एक डाइसैकराइड शुगर को कन्वर्ट करता है मोनोसैकराइड में। मोनोसैकराइड क्या है बेटा? यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, उनके बीच में बॉन्ड कौन सा था? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। वो उस बॉन्ड को तोड़ता है और लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। इस लैक्टोज को मीडिया में उठा सके इसके लिए उसकी अपटेक को इंक्रीज करता है। अपटेक को इंक्रीज करता है कौन बेटा जी? परमेज, ताकि ज्यादा वो लैक्टोज को मीडिया से ले सके। ये करने का काम करता है बेटा जी यहाँ पे वाई जीन। एक जो जीन उसका नाम होता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को कोड करता है। बट इस
एंजाइम का क्या रोल है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, ये अभी तक क्लियर नहीं है, तो हम इसकी कुछ बातें यहां पे नहीं कर रहे हैं। बताइएगा, ये सब बातें लिख ली आप लोगों ने, तो चलिए अपने अरेंजमेंट को समझते हैं। ये सब बातें हमने साइड में कर दी है ताकि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके लिए ऐसा लगे कि सर ये चीज तो हमें क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि ये हमारा पास नंबर का काम है बेटा और बोर्ड का काम है बेटा, जरूरी है ये चीजें हमारे लिए। ये हमने कह दिया 3 जीन का अरेंजमेंट है, जो हमने ओप्रोन की डेफिनेशन बोली थी, क्लस्टर ऑफ या मैं अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो देखो यहाँ पे ZYA है, लगातार है, स्ट्रक्चरल जीन है, तो यहां पे जो आरएनए बनेगा पॉलीसिस्टोनिक mRNA बनेगा। ठीक बात है। मैंने कहा भाई इसके आगे बैठा है O, तो यहां मैं लिख देता हूं बेटा जी O स्टैंड फॉर ऑपरेटर जीन। आप कोई पूछे आपसे ये जीन क्या होता है, तो मैं कहूंगा these are the DNA sequence present just before the structural gene। पहले मैंने इनका लोकेशन बताई, एंड प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू दी रिप्रेसर और इनहिबिटर प्रोटीन। बेटा समझना इस वर्ड को कि भाई इन जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए जो रिप्रेसर प्रोटीन आएगा, कोई इनहिबिटर प्रोटीन आएगा, वो डीएनए पे कहां जाके बाइंड करेगी, वो भैया जी ऑपरेटर पे बाइंड करेगी। तो मैं कहूंगी ये क्या है ऑपरेटर, तो मैंने कहा भाई ऑपरेटर जीन कह दो या ये सब कह दो, दीज आर द डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट जस्ट बिफोर द स्ट्रक्चरल जीन, उससे जस्ट पहले बैठी है, एंड प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट टू द रिप्रेसर और द इनहिबिटरी प्रोटीन। के आगे जाके जब इनहिबिटर प्रोटीन पढ़ोगे तो कहां जाके बाइंड होगा बेटा जी, यहां पे ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होगा। चीज क्लियर हो रही है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, कुछ जल्दबाजी वाली बात नहीं हो रही है, आपके लिए चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा जी। ये आपने बातें कर ली ओ का, ओ का मतलब क्या है बेटा जी, यहां पे आपका ऑपरेटर जी। चलिएगा अगला वर्ड आता है बेटा जी, इसके बाद बैठा होता है यहां पे बेटा जी पी, एंड पी स्टैंड फॉर प्रमोटर। जी ना बोल के डीएनए सीक्वेंस है बेटा जी। मैं आपको ये सब चीजें क्यों लिख रहा हूं, पल्लवी जी आज से 3-4 साल पहले पेपर में क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, ये पूछा गया था यहां पे O स्टैंड फॉर, P स्टैंड फॉर, Z स्टैंड फॉर, ये Y स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर, इन सब का मतलब ही पूछ के उसने क्वेश्चन बना रखा था। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं जहां आपको ये पूछा जाता है ये O क्या है, ये P क्या है, तो ये सब क्या है ये बता रहा हूं मेरे भाई। लैक ऑफ तो मैंने शुरू ही नहीं किया अभी तक, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं इनमें जो मैंने सिंबल यूज किए हैं वो सिंबल का मतलब क्या है और क्या उनका रोल है वो बता रहा हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है आपके लिए 5 नंबर में। सो द अरेंजमेंट ऑफ लैकोप्रोन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट का फंक्शन बताओ। तो भाई जी फंक्शन क्या क्या वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। O स्टैंड फॉर द ऑपरेटर, और वो क्या है वो बातें मैंने आपको बताई। P स्टैंड फॉर द प्रमोटर, अभी प्रमोटर क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी these are the specific DNA sequence that are recognized by the RNA polymerase enzyme। तो लिख दे बेटा जी यहां पे these are specific DNA sequence recognized by RNA polymerase enzyme to initiate the process of ट्रांसक्रिप्शन। टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये वो डीएनए सीक्वेंस है जहां पे बेटा जी आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके क्या करेगा, अपने आप को बाइंड करेगा। ठीक है,
चलिएगा लिख लीजिए इनको अच्छे से बेटा जी। मैं हटा देता हूं क्योंकि अपने काम की चीजें जो है हम उस डायग्राम को मेनली यहाँ पे लेबल करेंगे, ज्यादा कचपच नहीं करना अपने को यहाँ पे। ओके, अब इसके आगे क्या बैठा है, मैं कहूंगा बेटा जिसके आगे बैठा है रेगुलेटरी जीन, और उसको हमने इंडिकेट किया है आई से। कई बार आई का मतलब लोगों को इंड्यूसर लगता है, क्योंकि यहां में ओ का मतलब ऑपरेटर, पी का मतलब प्रमोटर, तो आई का मतलब सर इंड्यूसर ना, गलत हो जाएगी कहानी। आई का मतलब क्या है, इनहिबिटर और रिप्रेसर जीन। जो इनहिबिट करेगा इन 3 जीन की एक्सप्रेशन को, वो जीन है बेटा जी यहां पे। तो ये क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट लीड टू formation of repressor protein that bind with operator DNA sequence and inhibit the gene expression of स्ट्रक्चरल जीन। और मेरे बेटा अब तो मैं एक एक बात ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो नोट्स मेकिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और चीजें स्टेप बाय स्टेप समझो। आपको बोर नहीं होना, कनेक्ट रखना है खुद को। यहाँ पे लेक्चर बड़ा है छोटा है फर्क नहीं पड़ता भाई, कनेक्ट रहना है आपको। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पास नंबर का काम चल रहा है बेटा। यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाए रखो, एनर्जेटिक रहो। जैसे नींद आती है एक बार हिलो खुद से और लग जाओ दोबारा काम पे। उठ के पानी पी के आओ, मुंह धो के आओ, लग जाओ काम पे, पर बोर नहीं होना है। ज्योति क्या कह रहा हूं, बोर नहीं होना है, सोना नहीं है बिल्कुल भी। आकांक्षा सोना नहीं है बिल्कुल भी, चालू रखना है अच्छे चीजों को यहाँ पे। चलो मेरे भाई, आई क्या है, तो आपने कहा सर ये आई जो ये इनहिबिटरी एमआरएनए को बनाएगा, वो इनहिबिटरी एमआरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वो बनाएगा एक प्रोटीन को। प्रोटीन जो है वो इस ऑपरेटर से जाके बाइंड करेगी, और जब ऑपरेटर से बाइंड करेगी तो वो आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ बाइंड हुआ होगा वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाएगा, और मूव ऑन नहीं कर पाएगा तो जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करेगा। ये मैंने आपको बता दिया बेटा, इसका मतलब होता है आई। आई का मतलब होता है इनहिबिटरी रिप्रेसर जीन। ठीक बात, ये भी क्लियर हो गया आपको। कहानी स्टेप बाय स्टेप चल रही है, बड़ी जबरदस्त कहानी बन रही है। नमन, आयुष, मजा आना चाहिए चीजों में, और मजा लो बस बेटा जिंदगी के। ये है इस जीन का पी, और पी का मतलब आप जब बता चुके हो प्रमोटर। अब जरा कहानी को समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम इस अरेंजमेंट को समझ के देखते हैं। ये सब वर्ड मैंने आपको समझा दी, तो इनको मैं हटा देता हूं यहां से। सब खत्म हो गया, हमारा कहानी शुरू होती है अब यहाँ पे। सोचिएगा बेटा जी, सर यहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, तो सर यहां पे बनता है हमारा एमआरएनए। तो मैं इसका नाम लिखूंगा बेटा जी, ये हमारा है रिप्रेसर एमआरएनए। तो सर यहां पे डेफिनेटली जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। इतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं तो बस आप लिख लेना ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस का नाम क्या है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आपने कहा सर ये बन गया हमारा एमआरएनए। ठीक है, थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर हमारा अगली चीज क्लियर नहीं होगी। ये हमारा बन गया रिप्रेसर एमआरएनए। अब क्या हुआ, आपने कहा सर इस रिप्रेसर एमआरएनए के हो गया यहां पे ट्रांसलेशन। ठीक है, आपने कहा सर ये बन गया हमारा एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन।
मैं एक्टिव वर्ड क्यों बोला हूं, ये आपको चीज क्लियर हो जाएंगी बेटा जी। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक बात है। अब सर यहां पे कोई इंड्यूसर है नहीं जो प्रोसेस को इंड्यूस करे, तो अभी रिप्रेसर प्रोटीन बना सर ये क्या करेगी? मैं कहूंगा भैया जी जैसा आपने कहा था, दीज गेट बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन, और अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड होगी तो क्या होगा सर? यहां पे आपका एंजाइम आके बंधेगा आरएनए पॉलीमरेज, क्या वो आगे मूव ऑन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल मैंने आपको पहले समझा चुका हूं, वही चीज को मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ समझा दिया। ZYA क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पे, ये अरेंजमेंट है बेटा जी यहाँ पे। इन दी अब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर में इस तरह से जीन क्या है बेटा जी यहाँ पे, स्विच ऑफ है। लैक ऑफ कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और लैक ऑफ अगर एक्सप्रेस नहीं करेगा तो मैं कहूंगा इसका मतलब ZYA जीन कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे। चीज क्लियर है आप लोगों के लिए यहाँ, ठीक बात है। अब मैं इस डायग्राम को चेंज कर देते हैं। डायग्राम को चेंज कर देते हैं। ये तो था स्विच ऑफ का, याद रखना बेटा पेपर में अगर आएगा तो आपको मेरे भाई स्विच ऑफ और स्विच ऑन के अलग अलग आपको डायग्राम बनाने हैं। अरे बेटा अलग अलग डायग्राम बनाने हैं, स्विच ऑफ का और स्विच ऑन का। जीन अरेंजमेंट ऐसे ही, बट मैं यहां पे लिख देता हूं स्विच ऑफ था, अब मैंने कर दिया बेटा जी स्विच ऑन। कंडीशन यहां मैं लिख देता हूं बेटा जी इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर जो इस प्रोसेस को इंड्यूस करेगा वो अगर यहां प्रेजेंट होगा तो क्या होगा वो आपको समझना है, ठीक है? समझिएगा। फिर दोबारा वही बात लगते मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा यहां पे कि सर यहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बंधा, उसने यहां पे किया ट्रांसक्रिप्शन, तो सर यहां पे बना हमारा एमआरएनए। आपको हर एक बात लिखनी है जो मैंने फिलहाल लास्ट डायग्राम बनाई थी वैसे डायग्राम यहां बनना चाहिए। देव डायग्राम बिल्कुल वैसा बनाओ जैसा आपने जस्ट 2 मिनट पहले बनाया था, मतलब हर एक चीज लिखो बेटा यहां पे। तो मैंने कहा भाई ये बन गया एमआरएनए। चंचल कैसा एमआरएनए? तो आगे क्या लिखना है आपको, ये रिप्रेसर एमआरएनए है। तो आपने कहा सर ये जब एक्सप्रेस होगा तो यहां बनेगा हमारा प्रोटीन। श्रुति बेटा इस प्रोटीन का नाम क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे सर ये है हमारा यहां पे रिप्रेसर प्रोटीन, जो प्रोसेस को करेगा रिप्रेस। अब आपने कहा सर यहां पे लिखा प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, तो मैं कहूंगा यस बेटा जी, ये बना दिया हमने डायग्राम। ये है इंड्यूसर कि सर बैक्टीरिया की सेल में अब ये इंड्यूसर बैठा हुआ है तो क्या होगा? मैं कहूंगा बेटा ये इंड्यूसर जो है इट गेट बाइंड, और ये अगर यहां बाइंड हो जाता है तो क्या होगा? मैं कहूंगा जैसे ही ये इंड्यूसर इससे बाइंड हो जाएगा तो मैं कहूंगा अब ये बन जाएगा बेटा जी इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। लास्ट वाले डायग्राम में क्या लिखा था? आकांक्षा बेटा क्या लिखा था लास्ट वाले डायग्राम में? कविता क्या लिखा था? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। क्या लिखा था बेटा? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब क्या लिखा? इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब बदलाव है, चेंज है, समझना वही है। देखो बेटा जी सर ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? मैं कहूंगा नाउ दिस रिप्रेसर प्रोटीन वो इनएक्टिव ही हो गया, तो इसका मतलब इट इज नॉट एबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर। तो ये जनाब अगर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? सर यहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, वो यहां पे इन तीनों जीन के एक्सप्रेशन को कर देगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे बनेगा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये जड़ जो है ये बनाएगा आगे जाके बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी
सर ये क्या बनाएगा, मैं कहूँगा बेटा जी ये जनाब बना देंगे यहाँ पे परमेज को, और ए वाले जनाब किसको बना देंगे बेटा जी यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज को, और ये तीनों बेटा जी एंजाइम बन जाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट आता है सर ये इंड्यूसर कौन है, यही तो मेन बात है, क्योंकि ये तो आपका नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट में बहुत बार आया और आता रहता है कि इंड्यूसर कौन है लैक ऑफ प्रोन का। तो याद रखना है बेटा जी लैक्टोज, और लैक्टोज की एक बेटा जी आइसोमर फॉर्म होती है, उसका नाम होता है एलोलैक्टोज, इज एक्ट एज ए इंड्यूसर। मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी जब जीन एक्सप्रेशन शुरू किया था, भाई सेल को अगर लैक्टोज मिलेगा तो ये तो वो उन जीन को बनाए एक्सप्रेस करवाएगी जो लैक्टोज का बेटा जी मेटाबॉलिज्म कोज करे। अब सोचो बैक्टीरियल सेल के पास लैक्टोज ही नहीं है तो वो इन जीन के एक्सप्रेशन क्यों करवाएगी। तो मैं कहूंगा लैक्टोज की प्रेजेंस इटसेल्फ एक्ट एज ए इंड्यूसर। लैक ऑपरोन को चलाने के लिए लैक्टोज की प्रेजेंस ही क्या है बेटा जी यहां पे इंड्यूसर का काम कर रही है, और वही लैक्टोज खुद यहां पे इंड्यूसर है। तो एक वर्ड को बताइएगा, मैंने शुरुआत में कहा था लैक ऑपरोन इज ए इंड्यूसिबल सिस्टम, मतलब द लैक ऑपरोन इज स्विच ऑन बाय द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर, दैट इज आपने कहा सर लैक्टोज। लैक्टोज जब वहां प्रेजेंट होगा तो ही वहां पे लैक ऑपरोन इंड्यूस होगा। क्या होगा, इंड्यूस होगा, स्टार्ट होगा, एक्सप्रेशन को स्विच ऑन किया जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर। पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा इट इज ए इंड्यूसिबल सिस्टम। पॉइंट क्लियर है, अगले वर्ड में आ जाते हैं। सर आपने कहा थी नेगेटिवली रेगुलेटेड है, इस वर्ड का क्या मतलब है, सोच के देखो क्या हो रहा है यहां पे। सर ये इंड्यूसर है, ये लैक्टोज है, इसने जीन को स्विच ऑन किया तो सर ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना। अब सोचिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं इंड्यूसर दैट इज लैक्टोज स्विच ऑन लैक ऑपरोन। लैक्टोज जो कि एक इंड्यूसर, उसने प्रोसेस को स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, and lead to formation of beta galactosidase enzyme। बिल्कुल ठीक बात है, जब ये इंड्यूसर प्रेजेंट है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी बन गया। अब क्या होगा, आपने कहा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डिग्रेड, और मैं कहूंगा कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। सोचो अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ही यहां पे मैं इसे कन्वर्ट कर दिया, तो कोई पूछे अब इस लैकोपोन के साथ क्या होगा, भाई जब इस इंड्यूसर को ही तोड़ दिया तो लैकोपोन वापस से क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। एंड अगेन लैक ऑपरोन बिकम स्विच ऑफ, फिर दोबारा ये क्या हो जाएगा, लैक ऑपरोन यहां पे स्विच ऑफ हो जाएगा। तो एक बात सोचिएगा, ये इंड्यूसर अपने को ही खत्म करने वाले को बनाता है। वर्ड को सुनना, छोटी सी बात है, बड़ी गंभीर बात है। ये इंड्यूसर उस जीन को एक्सप्रेस करवाता है जो उसी को तोड़ता है। इंड्यूसर यहां पे लैक्टोज और ये जीन एक्सप्रेस होकर उसी को बनवा रहा है जो उसी को खत्म कर रहा है। आप लोग जब क्लास में पढ़ते हो, कोई टीचर पढ़ाता है तो आपसे फीडबैक लिया जाता है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया। तो आप वहां पे दो तरह का फीडबैक देते हो, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो वर्ड को जरा समझ के देखो, टीचर ने वहां पे काम किया, उसने पढ़ाया आपको, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पढ़ाया मैंने, अब ये मेरा पढ़ाना ही डिसाइड करेगा कि मैं यहां फिर आगे पढ़ाऊंगा या ना पढ़ाऊं। मतलब मैंने यहां पे अच्छा पढ़ाया, आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया तो मैं फिर दोबारा यहां पढ़ाने आऊंगा। आपने नेगेटिव फीडबैक दिया, मतलब मैंने ऐसा पढ़ाया जो आपको कतई समझ में नहीं आया,
आपके सबके लिए ऑल क्लियर बात हो गई वहां पे। अब वो सब कुछ ऑल क्लियर हो गया तो आपने फीडबैक कैसा दिया? नेगेटिव दिया। तो मैं कहूंगा मेरा पढ़ाना ही मेरी जॉब को खा जाता है। मैं जो काम कर रहा हूं वही मुझे फीडबैक नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि भाई मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो ही तो पॉजिटिव फीडबैक आया, नहीं पढ़ाया अच्छा तो नेगेटिव फीडबैक आया। तो वैसे समझिएगा, द इंड्यूसर लीड टू एक्सप्रेशन ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज दैट डिग्रेड इंड्यूसर इटसेल्फ, जो इंड्यूसर को ही खत्म कर रहा है एंड उसे डिग्रेड कर रहा है विद इन द लैक्टोज एंड विद इन द ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज। और अगर ये दोनों में बन गया तो बेटा इंड्यूसर यहां पे ग्लूकोज या ग्लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर कौन है यहां पे? इंड्यूसर तो लैक्टोज है, इंड्यूसर तो लैक्टोज है बेटा। इंड्यूसर अगर लैक्टोज और वही आपने खत्म कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? वापस से स्विच ऑफ हो जाएगा। डोंट यू थिंक इसका जो रेगुलेशन वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? दीपेश नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसका रेगुलेशन? सोचो ना, बताओ ना मुझे, रेगुलेशन कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? इसका खुद का एक्सप्रेशन करवाना ही खुद को खत्म करता है, तो डेफिनेटली इसका रेगुलेशन कैसा है? नेगेटिव है। तो आपको मैंने शुरुआत में कहा था लैक ऑप्रोन इज नेगेटिवली रेगुलेटेड, लैक ऑप्रोन इज नेगेटिवली रेगुलेटेड एंड इट इज ए इंड्यूसिबल सिस्टम। जो मैंने बात आपको यहां समझा दी और जो बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक बात है। चलिएगा हमारे एनसीईआरटी बुक में बड़ा डिटेल में जो आपको समझना है यहां पे। अब इसके लिए मैं आपको और चीजें क्लियर हो जाएं, मैं वहां पे आपको एक सिस्टम और पढ़ाता हूं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट वो हमारे नीट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी बुक ने उसका नाम लिखा है, तो हम उसकी जरा बातें आपके लिए कर लेते हैं बेटा जी। एक हल्का सा नाम लिखा है पर उसकी बातें कर लेते हैं, छोटी सी बातें, ज्यादा नहीं, बस आपको समझना है ताकि चीजें और क्लियर हो जाए आपके लिए। हेडिंग डालो बेटा जी, ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप वर्ड का क्या मतलब है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड सिंथेसिस ऑप्रोन। लिख देता हूं मैं आपके लिए। मतलब यहां पे डेफिनेशन क्या लिखोगे? जैसे मैंने लैकोप्रोन लिखा वैसे सेम डेफिनेशन लिख दो यहां पे। इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टोनिक जीन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड and that have the single operator promoter and regulatory gene। सेम डेफिनेशन लिख दो बेटा, लिख दो सेम डेफिनेशन बेटा। सिर्फ वहां पे ना कहता लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, यहां पे क्या लिख दो? ए पॉलीसिस्टोनिक जीन that are involved within the synthesis of tryptophan amino acid। बस वो ट्रिप्टोफैन लिखना है एट द प्लेस ऑफ द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, और बाकी डिफरेंस एज इट इज क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो चलिएगा अब यहां पे सर क्या डिफरेंस है? मैं कहूंगा चलो बेटा समझो, ये नेगेटिवली रेगुलेटेड है, बट बेटा जी बात ये आएगी समझ में आपको, यहां पे ये एक रिप्रेसिव सिस्टम है ना कि एक इंड्यूसिबल है। समझना जरा वर्ड को। यहां पे बेटा जी 5 जीन है, ए बी सी डी एंड ई। 5 जीन है बेटा जी। इससे पहले बैठा है बेटा जी ऑपरेटर, फिर बैठा है प्रमोटर, सर यहां बैठा है इनहिबिटरी जीन, और इसके आगे बैठा है प्रमोटर। अरेंजमेंट समझ गए बेटा जी? यहां स्ट्रक्चर जीन बेटा जी एक नहीं 5 जीन है, तो मैं कहूंगा पॉलीसिस्टोनिक जीन है बेटा जी। ठीक है, अब क्या होता है? अब ट्रिप्टोफैन अगर ऑलरेडी बैक्टीरिया की सेल में प्रेजेंट होगी, कंडीशन को समझो बेटा जी, अगर ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन बैक्टीरिया की सेल के पास होगी तो क्या वो इन जीन को एक्सप्रेस करवा के ट्रिप्टोफैन को बनाएगा? अरे भाई सोचो ना, जब आपको ऑलरेडी मीडिया के अंदर ट्रिप्टोफैन मिल रही है तो आप उसी को उठा लोगे, खुद बनाने का झंझट क्यों चालू करोगे?
भाई आपको जब पका पकाया मिल रहा है, सोच के देखो 11th क्लास में मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दिए, जब भाई हैंड रिटन नोट्स मिल रहे तो हम खुद अपने नोट्स क्यों बनाएंगे? मिल तो रही है पकी पकाई चीज, होता है ना। तो वैसी बात को सोचिएगा, यहां जब उसे मीडिया से ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन मिलेगा तो वो खुद क्यों बनाएगा? तो क्या वो इन जीन को एक्सप्रेस कराएगा? इन दी प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्टोफैन। तो यह कंडीशन लिखिएगा बेटा जी, प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में क्या होगा? तो जरा देखिएगा, आपने कहा सर यहां पे आइजिन एक्सप्रेस होता है और ये बनता है रिप्रेसर एमआरएनए। सर ये रिप्रेसर एमआरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये बनता है इनएक्टिव। कहानी को समझना बेटा जी, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन, मैं इसको एक और वर्ड यूज कर लूंगा, इनएक्टिव अगर ये है तो आप इसे कह सकते हो इट इज नोन एज एपो रिप्रेसर। आपने आज ही टेस्ट दिया है जिसमें आपने एंजाइम में पढ़ा था, होलो एंजाइम। दो प्रकार की बात थी, एपो एंजाइम और को एंजाइम। एपो एंजाइम क्या बात था बेटा जी? यहां पे जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम उसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। वैसे मैंने बोल दिया भाई ये इनएक्टिव रिप्रेसर है तो मतलब ये एपो रिप्रेसर है। एपो वर्ड स्टैंड फॉर द इनएक्टिव, एपो वर्ड स्टैंड फॉर द इनएक्टिव, तो सर ये इनएक्टिव है। अब एक्टिवेट कैसे होगा? मैंने कहा सपोज कीजिएगा यहां पे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड प्रेजेंट, देखो मैं लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो क्या होगा बेटा जी? ये इससे जाके करेगी बाइंड। तो आप कहोगे सर मैं यहां पे थोड़ा सा एरो बना के सारा काम कर देता हूं। ट्रिप्टोफैन, आपने कहा सर ये जैसे इससे बाइंड होगी तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? आपने कहा सर कहानी में ट्विस्ट ये आ गया, ये हमारा वो रिप्रेसर था और इसके साथ जैसे ही डिपेज बेटा जैसे ही ये यहां पे बाइंड हो गया तो मैं कहूंगा ये बन गया एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या बन गया बेटा जी? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जनाब जाके बाइंड हो गया बेटा जी यहां पे। समझो जरा बात को, कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया? सर वहां पे जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो वो स्विच ऑन करता है जीन के एक्सप्रेशन को, यहां पे ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो वो स्विच ऑफ करवा रहा है। उसके केस में जब रिप्रेसर बनता है वो एक्टिव बनता है, इसके केस में जो रिप्रेसर बनता है वो इनएक्टिव बनता है, वो एक एपो रिप्रेसर है। तो इसका मतलब ये ट्रिप्टोफैन जो है इट बिहेव एज ए को रिप्रेसर। ये वर्ड मैंने यूज किए हैं कुछ ऐसे बेटा जी। आपने कहा था सर होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम प्लस में को एंजाइम। सर एपो एंजाइम जो होता है ये इनएक्टिव एंजाइम है, इसके साथ जैसे ही को एंजाइम बाइंड करता है ये होलो एंजाइम जो होता है सर ये एक्टिव एंजाइम बन जाता है। वैसे ही समझो ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है तो ये है यहां पे एपो रिप्रेसर, इसके साथ ट्रिप्टोफैन बाइंड होता है ये बन जाता है यहां पे को रिप्रेसर, और ये बाइंड होने के बाद जो बना वो है बेटा जी एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जाके बाइंड हो गया ऑपरेटर के साथ, ये जाके बाइंड हो गया ऑपरेटर के साथ और ये यहां पे एक्टिवेट हो गया तो इसने जीन एक्सप्रेशन को क्या कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया। तो मैं आपसे पूछूं डज ट्रिप्टोफैन इज ए इंड्यूसिबल सिस्टम? मैं पूछूं आपसे डज ट्रिप्टोफैन इज ए इंड्यूसिबल सिस्टम, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस इस जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑन करती है? क्या होगा आपका आंसर? आंसर होना चाहिए आप लोगों का नहीं सर। ये कैसा है? इट इज ए रिप्रेसिव सिस्टम।
रिप्रेसिव ऑप्रोन सिस्टम। वहां पे लैक्टोज की प्रेजेंस इंड्यूस द लैक ऑफ ऑप्रोन, यहां आपने कहा ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस इनहिबिट और रिप्रेस द जीन एक्सप्रेशन, तो आपने कहा ये एक रिप्रेसिव ऑप्रोन सिस्टम है। समझिएगा बात को। अब क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। आपकी बैक्टीरिया की सेल ने सारा ट्रिप्टोफैन जो भी था मीडियम में वो कंज्यूम कर लिया। नाउ देयर इज नो ट्रिप्टोफैन विद इन द बैक्टीरियल सेल। इफ देयर इज नो ट्रिप्टोफैन फ्री इन द बैक्टीरियल सेल, तो क्या होगा, आपने कहा सर ये ट्रिप्टोफैन सारा का सारा यूज कर लिया, सारा यूज हो गया, इसका मतलब ये ट्रिप्टोफैन भी यूज हो गया। और ये ट्रिप्टोफैन अगर यूज हो गया तो इसके यूज होते ही ये तो बेटा जी इनएक्टिव है। क्या ये वहां जाके बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मैं कहूंगा यहां प्रेजेंस को हटा दो और अब ये डायग्राम बनाना है बेटा जी। इन दी अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन क्या होगा, तो आपने कहा सर ये रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में है और ये जनाब यहां जाके आगे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो आप कहोगे सर यहां पे बन जाएगा पॉलीसिस्टोनिक mRNA और ये यहां पे बनाएंगे बेटा जी ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज। ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम और ट्रिप्टोफैन बन के क्या हो जाएगा, सेल में तैयार हो जाएगा। जैसे ट्रिप्टोफैन बनेगा ये फिर दोबारा स्विच ऑफ हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट आपको समझाने के लिए कि ये रिप्रेसिव है और वो इंड्यूसिबल था, क्या फर्क है दोनों वर्ड में, वो समझाने के लिए मैंने कहानी समझाई। इसी के साथ बेटा जी आपका ऑप्रोन सिस्टम खत्म हो जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में पीछे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, उसने ये देखा कि जैसे वो मीडिया के अंदर लैक्टोज को ऐड कर देता है तो लैक ऑप्रोन स्विच ऑन हो जाता है, बट आफ्टर दैट 50 to 20 मिनट्स के बाद में वापस लैक ऑप्रोन बंद हो जाता है। क्यों? तो उसका आंसर आप लिख सकते हो बेटा जी, बिकॉज जब आपने लैक्टोज ऐड किया तो लैक ऑप्रोन स्विच ऑन हो गया, बट जब लैक ऑप्रोन स्विच ऑन हुआ तो वहां पे इंड्यूसर को ही मेटाबोलाइज कर दिया किसने, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ने। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ने अगर उसको खत्म कर दिया, इंड्यूसर ही खत्म कर दिया, तो वापस क्या हो जाएगा, आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। एक और वर्ड को समझना, आपके एनसीईआरटी बुक ने एक वर्ड लिखा है कि बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली जो प्रीडोमिनेंट साइट रेगुलेशन की वो होती है द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। समझो जरा बात को कि यस हम मेनली यहां पे रेट को अफेक्ट करते और हम यहां पे इनिशिएट ही नहीं होने देते किसको बेटा जी, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन को। तो मैं कहूंगा जो प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो क्या है बेटा जी, यहां पे इनिशिएशन साइट, और मैं कहूंगा रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। लिखना इस वर्ड को बेटा जी, मैं बोल रहा हूं वर्ड को। इन द प्रोकैरियोटिक सेल rate of initiation of rate of gene expression is the predominant site of the regulation of gene expression। इसी के साथ बेटा जी ये आपका सब खत्म होता है टॉपिक, जीन एक्सप्रेशन खत्म होता है। अब हम आपका शुरू करते हैं बेटा जी यहाँ पे जेनेटिक्स का रिवीजन। उसमें पहले मैं कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको जो हम करेंगे यहाँ पे, और कल से बेटा जी आपके पास यहाँ पे जूलॉजी के लेक्चर्स आएंगे जुनेद सर के, और आपको जो पहला लेक्चर आएगा उसके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यस सर कुछ इसमें एक्स्ट्रा है जो मैं ऐड करना तो उसे ऐड करना, बट बिल्कुल नए नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। कुछ ऐड ऑन करना तो उनमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, सर के लेक्चर देख के चलेगा। थैंक यू बेटा।